फिल्म की शुरुआत में हम एक घर का सीन देखते हैं जहां स्टैनली दास नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी स्टैनली का फोन बजता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसके बॉस का फोन आया है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। इसके बाद स्टैनली घर से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली ऑफिस जाने के बजाय अपनी कार में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। वो लड़की से पूछता है, वैसे हमारा प्लान तो बाद में मिलने का था, फिर तुमने अचानक आने का फैसला क्यों कर लिया? लड़की जवाब देती है कि उसकी रूममेट दीपू कल शाम वापस आ रही है। अगर वो घर पर होती तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, इसलिए उसे लगा कि आज ही सही मौका है और उसने स्टैनली को कॉल कर दिया। स्टैनली कहता है कि उसने लॉज में बात तो की थी, लेकिन अगले हफ्ते के लिए। अब अचानक जाने पर पता नहीं रूम मिलेगा या नहीं। फिर भी वो कहता है कि चलो जाकर देखते हैं। लड़की पूछती है कि क्या उसने किराए के घर के बारे में कुछ पता किया है, क्योंकि कब तक वे ऐसे लॉज में मिलते रहेंगे। स्टैनली कहता है कि उसने पूछा तो था, लेकिन वहां कुछ दिक्कत है। वो किसी दूसरे घर की तलाश कर रहा है और फिलहाल लॉज से ही काम चलाना होगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी से तलाक की बात छेड़ता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी वाइफ से इस बारे में कैसे बात करे। उसने अभी तक उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया है। फिर वो लड़की से पूछता है कि क्या वो लेटर रखकर आई है। लड़की कहती है कि हाँ, उसने लेटर रख दिया है। इन बातों से साफ समझ आता है कि लड़की अपने घर से भाग कर आई है। अब दोनों एक लॉज में जाते हैं और एक कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में जब वे टीवी देख रहे होते हैं तो न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। लड़की कहती है, आजकल क्या हो रहा है, कोई किसी को भी मार रहा है। इस पर स्टैनली कहता है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। लड़की मजाक में पूछती है कि क्या उसने भी ऐसा कुछ किया है। स्टैनली कहता है, हाँ, मैंने तो कई लोगों को मारा है। लड़की हंसने लगती है। तभी स्टैनली कहता है, इंसान को मारने में जो मजा आता है वो जानवरों को मारने में भी नहीं आता। लड़की पूछती है कि क्या वो उसे मारने वाला है। स्टैनली शांति से कहता है, हाँ, और इसके बाद वो बड़ी ही शांति से लड़की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद भी स्टैनली बिल्कुल शांत रहता है। वो लड़की की लाश को एक बड़े बैग में पैक करता है, कार की डिग्गी में रखता है और लॉज से निकल जाता है। बाद में वो लाश को एक सुनसान जगह पर जाकर दफना देता है। अब कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। साल है 2012 और लोकेशन है तिरुवनंतपुरम। एक रिपोर्टर एसपी प्रदीप से मिलता है और कुट्टाकोलम गांव में हुए दंगों की स्थिति के बारे में पूछता है। एसपी बताता है कि दंगे अब पूरी तरह कंट्रोल में हैं और एक स्पेशल ऑफिसर इस केस की जांच कर रहा है। ये स्पेशल ऑफिसर जय किशन है, जिसने पूरे दंगे को कंट्रोल किया था। जय किशन पुलिस स्टेशन आता है और केस की डिटेल मांगता है। पुलिस उसे बताती है कि इस दंगे में 3 लोग शामिल हैं, विमल, उसकी बहन और यूसुफ। विमल आर्मी में था। उसकी बहन अचानक घर से गायब हो गई। गांव में ये अफवाह फैल गई कि यूसुफ, जो दूसरे धर्म का है, उसे भगा ले गया है। जब विमल को ये बात पता चली तो वो अपने दोस्तों के साथ आया और यूसुफ के घर वालों पर हमला कर दिया। जवाब में यूसुफ के लोगों ने विमल के घर पर हमला कर दिया। इसी तरह ये मामला 2 गुटों की लड़ाई में बदल गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूसुफ को खुद नहीं पता था कि वो लड़की कहाँ है। जय किशन इस केस की जांच शुरू करता है। वो दंगों में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करता है। एक पुजारी बताता है कि उसने विमल की बहन को यूसुफ के साथ देखा था, लेकिन उसे इस बात की पूरी पक्की जानकारी नहीं थी। जांच आगे बढ़ती है। पुलिस की टेक्निकल टीम बताती है कि विमल की बहन का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया है और पता चलता है कि वो यूसुफ के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ तमिलनाडु में है। ये बात पता चलते ही विमल पुलिस का इंतजार किए बिना अपने दोस्तों के साथ तमिलनाडु निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो एक आदमी को पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है। विमल को लगता है कि इसी आदमी ने उसकी बहन को भगाया है। तभी जय किशन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। उसे देखकर विमल और उसके दोस्त भाग जाते हैं। जय किशन घायल आदमी से पूछताछ करता है और उसे विमल की बहन की फोटो दिखाता है। आदमी कहता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता। जय किशन उसे एक मोबाइल नंबर दिखाता है और कहता है कि ये सिम उसके नाम पर है और इसी नंबर से लड़की को कॉल किया गया था। आदमी बताता है कि सिम उसके नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसकी कजिन सिस्टर सैल्वी करती थी। सैल्वी भी करीब 8 महीने पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। इसके बाद जय किशन सैल्वी के गांव जाता है। वहां थाने से पता चलता है कि सैल्वी घर से भागी थी और एक लेटर भी छोड़कर गई थी। जब पुलिस उसके बॉयफ्रेंड का नंबर ट्रेस करती है तो वो नंबर केरल का निकलता है। जय किशन की टीम केरल जाती है। वहां पता चलता है कि वो नंबर किसी लड़के का नहीं बल्कि सिंधु नाम की लड़की का था। सिंधु की मां बताती हैं कि सिंधु भी 1 साल पहले किसी आदमी के साथ भाग गई थी। ये सुनकर जय किशन हैरान रह जाता है। वो पूरे पैटर्न को समझता है और एसपी को रिपोर्ट करता है कि ये एक चेन बन चुकी है। पहले विमल की बहन गायब हुई, फिर सेल्वी और फिर सिंधु। ये सिलसिला तमिलनाडु और केरल के बीच चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सभी लड़कियां या तो तलाकशुदा हैं या विधवा,
और उनके घर वालों ने मान लिया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी, इसलिए किसी ने गहराई से जांच नहीं करवाई। जय किशन को लगता है कि ये सब किसी एक ही आदमी का काम है। एसपी उसे केस की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। इसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं। एक दिन उसके घर उसका जानकार बॉबी आता है, जो ज्वेलरी की दुकान चलाता है। बॉबी बताता है कि उसने घर में सोने के काम के लिए थोड़ा सा साइनाइड रखा था, जिसे गलती से उसके पड़ोसी के कुत्ते में चाट लिया और उसकी मौत हो गई। अब पड़ोसी उस पर केस कर रहा है। साइनाइड का नाम सुनकर स्टैनली के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो एक केमिकल शॉप पर जाकर फर्जी लाइसेंस दिखाकर साइनाइड खरीद लेता है। वो इसे टेस्ट करने के लिए सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को खाने में साइनाइड मिला देता है। थोड़ी देर में भिखारी तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर स्टैनली को तसल्ली मिलती है। इसके बाद फिल्म स्टैनली के काम करने का तरीका दिखाती है और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। स्टैनली को अब यकीन हो जाता है कि साइनाइड उसके लिए सबसे आसान तरीका है। इसके बाद हमें स्टैनली का पूरा तरीका दिखाया जाता है। स्टैनली एक मैरिज ब्रोकर के पास जाता है और कहता है कि उसे अपने तलाकशुदा भाई के लिए रिश्ता चाहिए। वो खास तौर पर ऐसी औरतों को टारगेट करता है जो अकेली हों और किसी सहारे की तलाश में हो। वो उनसे मिलता है, मीठी मीठी बातें करता है और कभी कहता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो कभी खुद को तलाकशुदा बताता है। इसी तरह वो उनका भरोसा जीतता है और शादी का वादा करके उन्हें लॉज में ले आता है। वहां उनसे इंटीमेट होने के बाद वो उन्हें एक टैबलेट देता है और कहता है कि ये प्रेगनेंसी रोकने की दवाई है, क्योंकि अभी वे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो पहले ही उन्हें समझा देता है कि जब तुम बस स्टैंड जाओगी तो ये गोली वहां टॉयलेट में जाकर खा लेना। लड़कियां उसकी बात मान लेती हैं। जैसे ही वे बस स्टैंड के टॉयलेट में गोली खाती हैं, साइनाइड की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। स्टैनली हर बार की तरह वहां से निकल जाता है। इस तरह वो कई लड़कियों को मार चुका होता है। जब पुलिस को लाशें मिलती हैं तो ज्यादातर मामलों में कोई भी उनकी पहचान करने नहीं आता, इसलिए केस आसानी से दब जाता है। उधर जय किशन अपनी जांच में लगातार आगे बढ़ रहा होता है। उसे अब साफ समझ आ जाता है कि अपराधी तमिलनाडु और केरल के बीच ऑपरेट कर रहा है। वो एसपी से कहता है कि उन्हें टीम में एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जिसे तमिल और मलयालम दोनों भाषाएं आती हों और जो बॉर्डर एरिया को अच्छी तरह जानता हो। एसपी उसकी बात मान लेते हैं और एक ऑफिसर को स्पेशल टीम में शामिल करते हैं। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि स्टैनली ही होता है। यानी अब कातिल खुद उसी टीम का हिस्सा बन जाता है जो उसे ढूंढ रही है। इसके बाद जय किशन टीम के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि पुलिस सभी गायब लड़कियों के मोबाइल नंबर ट्रैक कर रही है। कातिल ने उनके फोन बंद करके रखे हैं, लेकिन अगर एक भी फोन ऑन हुआ तो लोकेशन तुरंत मिल जाएगी। ये सुनते ही स्टैनली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने हाल ही में जिस लड़की को मारा था उसका फोन अभी भी उसकी जेब में होता है। वो तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकलता है, फोन तोड़ता है और उसे नाले में फेंक देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। कुछ दिनों बाद टीम को पहली बड़ी सफलता मिलती है। एक गांव के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिलती है। जय किशन उसे मिसिंग लड़कियों की फोटो से मिलाता है और पता चलता है कि वो सहाना नाम की लड़की है। इसी दौरान स्टैनली भी नाटक करते हुए एक और रिपोर्ट लाता है कि किसी दूसरे गांव में भी एक लाश मिली है। जय किशन फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बताते हैं कि पहली नज़र में ये नेचुरल डेथ लग रही थी, लेकिन गहराई से जांच करने पर बॉडी में साइनाइड के अंश मिले हैं। इसके अलावा क्राइम सीन से पुलिस को एक सेफ्टी पिन भी मिलती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि ये खास तरह की पिन होती है जो पुलिस वाले अपनी वर्दी पर नेम प्लेट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच साइबर सेल को एक सिग्नल मिलता है। एक मिसिंग लड़की का पुराना फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। लोकेशन ट्रेस की जाती है और पुलिस की टीम वहां छापा मारती है। वो घर एक पुलिस कांस्टेबल मनी का निकलता है। तलाशी लेने पर वही फोन मनी के बिस्तर में पड़ा मिलता है। ये देखकर मनी की पत्नी घबरा जाती है और कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बताती है कि मनी सुबह से घर नहीं आया है। वहीं मौजूद स्टैनली नाटक करते हुए कहता है कि वो मनी को जानता है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जय किशन कहता है कि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी सच्चाई तब सामने आएगी जब मनी मिलेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसी सुबह स्टैनली ने मनी को किसी बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर केस को अपनी तरफ से हटाने के लिए उसने वो फोन मनी के घर में छुपा दिया था, ताकि सारा शक उसी पर चला जाए। उधर जय किशन एसपी को पूरी रिपोर्ट देता है। केस लगभग सॉल्व माना जाने लगता है, लेकिन मनी अभी भी गायब होता है। जय किशन को लगने लगता है कि उसके हाथ से कुछ अहम छूट रहा है। इसी दौरान फिल्म में स्टैनली के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। स्टैनली के दादा को शिकार का बहुत शौक था। बचपन में स्टैनली भी उनके साथ जंगल जाता था और उसने देखा था कि जानवरों को मारने में उसके दादा को कितना मजा आता है।
धीरे धीरे ये बात स्टैनली के दिमाग में घर कर गई। बड़े होने पर जब शिकार पर पाबंदी लग गई तो उसकी तलब और बढ़ गई। उसने चोरी छिपे जानवरों को मारना शुरू किया और बाद में इंसानों को मारने लगा। हत्या उसके लिए एक नशा बन चुकी थी। इधर जय किशन एसपी से कहता है कि उसे लगता है मनी सिर्फ एक मोहरा था और असली कातिल अभी भी बाहर है। उधर स्टैनली को भी लगने लगता है कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच रही है, इसलिए वो अपना तरीका बदलने का फैसला करता है। वो एक पब्लिक बूथ से अपनी आवाज बदलकर एक फॉरेंसिक ऑफिसर को फोन करता है। वो खुद को एक राइटर बताता है और कहता है कि वो अपनी मूवी के लिए एक कहानी लिख रहा है। वो पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान मर जाए और पोस्टमार्टम में भी उसकी मौत का असली कारण पता ना चले। फॉरेंसिक ऑफिसर उसे बताता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में साइनाइड का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसकी मौत हार्ट अटैक जैसी लगेगी और आम पोस्टमार्टम में इसका पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो एक शादीशुदा औरत को अपने जाल में फंसाता है और उसे लॉज में ले जाता है। वहां वो शुगर चेक करने के बहाने उसे साइनाइड का इंजेक्शन लगा देता है। औरत उसके बाद अपने घर चली जाती है। उसी रात नींद में ही उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह सबको लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। जब ये केस जयकिशन के सामने आता है तो वो इस पैटर्न को भी समझ जाता है। वो उस औरत का पोस्टमार्टम करवाता है और रिपोर्ट में पता चलता है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। इससे जयकिशन को यकीन हो जाता है कि ये हत्या भी उसी कातिल ने की है। अब जयकिशन अपनी टीम के साथ पुराने केस फिर से खंगालता है। तभी उसकी नज़र वीजू नाम के एक लड़के के बयान पर जाती है जिसने 2 बार अलग अलग बयान दिए थे। यहीं से जयकिशन को उस पर शक होता है। जयकिशन वीजू को बुलाकर सख्ती से पूछताछ करता है। दबाव में आकर वीजू सच बता देता है। वो कहता है कि उसकी बहन दिव्या घर से भाग गई थी, लेकिन उसकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ था और कुछ समय बाद वो वापस घर आ गई थी। बदनामी के डर से परिवार ने उसकी कहीं शादी कर दी और अब वो अपने ससुराल में ठीक ठाक जिंदगी जी रही है। इसके बाद जयकिशन दिव्या के ससुराल पहुंचता है। शुरुआत में दिव्या बात करने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस आदमी की वजह से कई लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई है तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। दिव्या बताती है कि वो घर से भागकर एक आदमी के साथ गई थी, लेकिन बाद में किसी तरह बचकर वापस आ गई थी। इसके बाद जयकिशन उसे मनी की फोटो दिखाता है, लेकिन दिव्या साफ कह देती है कि वो वही आदमनी नहीं था। जयकिशन कहता है कि वो एक स्केच आर्टिस्ट बुलाएगा और दिव्या से उसकी मदद करने को कहता है। लेकिन इसी बीच स्टैनली को यह पता चल जाता है कि दिव्या अब भी जिंदा है। स्टैनली चुपके से दिव्या के पास पहुंचता है और उसे डराता है कि अगर उसने स्केच बनवाया या पुलिस को कुछ भी बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। इससे दिव्या पूरी तरह डर जाती है। अगले दिन जब जयकिशन स्केच आर्टिस्ट को लेकर दिव्या को बुलाता है तो दिव्या आने से मना कर देती है। तभी जयकिशन समझ जाता है कि गवाह को डराया गया है। जयकिशन को याद आता है कि ज्यादातर घटनाएं बस स्टैंड के टॉयलेट के आसपास हुई थीं। वो बस स्टैंड पर काम करने वाले एक आदमी से मिलता है और दिव्या की फोटो दिखाता है। वो आदमी फोटो पहचान लेता है और बताता है कि उसने इस लड़की को एक आदमी के साथ देखा था। उस आदमी की मदद से जयकिशन उस व्यक्ति का स्केच बनवाता है। उधर स्टैनली भी बेचैन हो जाता है और जयकिशन को फोन करके पूछता है कि क्या कुछ सुराग मिला है। जयकिशन बताता है कि स्केच तैयार हो चुका है और वे सच के बहुत करीब हैं। स्टैनली कहता है कि वो भी आ रहा है। मन ही मन वो तय कर लेता है कि अगर स्केच उसी से मिलता जुलता हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। जब स्टैनली वहां पहुंचता है तो देखता है कि स्केच किसी और आदमी का है। ये देखकर वो राहत की सांस लेता है और सोचता है कि फिलहाल वो बच गया है। अब जब स्टैनली को लगता है कि खतरा टल गया है तो वो अगले ही दिन फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आता है। वो एक और औरत को अपने जाल में फंसाता है और उसे लॉज लेकर जाता है। लॉज के रिसेप्शन पर मैनेजर उससे आईडी प्रूफ मांगता है। स्टैनली पहले टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपनी असली आईडी दिखा देता है। स्टैनली कमरे में होता है, तभी मैनेजर उसके दरवाजे पर आता है और उससे पूछता है कि क्या वो पुलिस में है और वो उससे उसकी बेटी को ढूंढने में मदद मांगता है। मैनेजर उसे अपनी बेटी की फोटोज देता है। स्टैनली उसे कहता है वो मदद करेगा, लेकिन जब वो उसकी फोटो देखता है तो उसे याद आता है ये वही लड़की है जिसको उसने मारा था। वो अपने कमरे से निकल के नीचे आता है और सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहां जयकिशन आता है। स्टैनली पूछता है कि सर आप यहाँ कैसे? जयकिशन स्टैनली को एक पेपर देता है और कहता है कि वो खूनी को पकड़ने आया है। उस पेपर पे स्टैनली का ही स्केच बना होता है। रिवील होता है कि ये जयकिशन का ही प्लान था। बस कंडक्टर ने जो स्केच बनवाया था वो स्टैनली का ही था, लेकिन उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसने दूसरा स्केच बनवाया और स्टैनली को दिखाया ताकि उसे कोई शक ना हो। स्टैनली जयकिशन को साइनाइड का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर वो बच जाता है और दोनों में हाथापाई होती है। स्टैनली जयकिशन का गला दबाकर मारने को कोशिश करता है। तभी होटल का मैनेजर उसके सर पे जोर से वार करता है और स्टैनली बेहोश हो जाता है। जयकिशन उसके सर को जोर से पटकता है ताकि वो खत्म हो जाए। वो उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके ले जाता है और ठिकाने लगा देता है।